एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपकी जिंदगी आज जहां है वो आपके किन किन डिसीजंस का नतीजा है। जो करियर आपने चुना, जो लोग आपकी जिंदगी में हैं, जो शहर में आप रहते हैं, यहां तक कि आज सुबह आपने जो नाश्ता किया, ये सब डिसीजंस थे, बड़े या छोटे, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस। आपकी जिंदगी आपके डिसीजंस का एक कलेक्शन है। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को कभी सीरियसली इंप्रूव करने की कोशिश ही नहीं करते। मैं हूं आपका अपना और आप सुन रहे हैं स्टोरीज ऑफ जिंदगी। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की सबसे प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग किताबों को आपकी अपनी जबान में, आपकी अपनी कहानियों की तरह पेश करते हैं। और दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल है आपके दिमाग के लिए। इस किताब का नाम है मास्टर योर डिसीजन मेकिंग और इसे पब्लिश किया है ब्रेन बूस्ट रीडिंग में। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स और साइंटिफिक रिसर्च को सिंपल, प्रैक्टिकल और एक्शनेबल तरीके से आम लोगों तक पहुंचाता है। और ये किताब उनकी सबसे इंपॉर्टेंट किताबों में से एक है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग वो स्किल है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है। ये किताब आपको सिखाती है कि आपका दिमाग डिसीजंस कैसे लेता है, कौन से हिडन बायसेस आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं और आप कैसे एक सिस्टमैटिक अप्रोच से बेहतर, तेज और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले सकते हैं। और हाँ, अगर ये सफर आपको पसंद आए तो नीचे जाकर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दीजिएगा। स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हम ऐसी ही किताबों को गहराई से समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला चैप्टर। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग की ये किताब एक बहुत ही सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग ऑब्जर्वेशन से शुरू होती है। वो कहते हैं, योर लाइफ इज नॉट डिटर्मिन्ड बाय योर सर्कमस्टांसेस, इट्स डिटर्मिन्ड बाय योर डिसीजंस। यानी आपकी जिंदगी आपकी परिस्थितियों से तय नहीं होती, ये आपके फैसलों से तय होती है। ये बात सुनने में बहुत ऑब्वियस लग सकती है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो ये बहुत पावरफुल है। दो लोग बिल्कुल एक जैसी परिस्थितियों में पैदा हो सकते हैं, एक जैसा परिवार, एक जैसी आर्थिक स्थिति, एक जैसी शिक्षा, लेकिन एक बहुत सक्सेसफुल बनता है और दूसरा संघर्ष करता रहता है। फर्क क्या है? फर्क है डिसीजंस। एक ने किसी दिन एक अलग डिसीजन लिया और वो छोटा सा डिसीजन समय के साथ एक बहुत बड़े डिफरेंस में बदल गया। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं। ये एक स्किल है और किसी भी स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। वो कहते हैं, ज्यादातर लोग डिसीजंस लेते वक्त 3 गलतियां करते हैं। पहली गलती, वो बिना सोचे समझे डिसीजंस लेते हैं। जब हमारे पास एक्सपीरियंस होता है तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिक मोड में चला जाता है। हम बिना ज्यादा सोचे जो पहले किया था वही कर देते हैं। ये समटाइम्स ठीक होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजंस में ये बहुत खतरनाक हो सकता है। दूसरी गलती, वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। ये पहली गलती का एग्जैक्ट ऑपोजिट है। कुछ लोग इतना सोचते हैं, इतना एनालाइज करते हैं कि डिसीजन ले ही नहीं पाते। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं और इस पर हमारा एक पूरा चैप्टर आने वाला है। तीसरी गलती, वो इमोशंस के बहकावे में आ जाते हैं। गुस्से में, डर में या एक्साइटमेंट में लिए गए डिसीजंस अक्सर सबसे खराब होते हैं, क्योंकि इमोशंस हमारे रैशनल थिंकिंग को ओवरराइड कर देते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग इस किताब में एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच सिखाते हैं जिससे आप इन तीनों गलतियों से बच सकते हैं। वो कहते हैं, अच्छे डिसीजन मेकिंग का सीक्रेट कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसेस है और जब आप उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपके डिसीजंस की क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाती है। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करते हैं। रिसर्च बताती है कि एक एवरेज ह्यूमन हर दिन लगभग 35,000 डिसीजंस लेता है। हाँ, आपने सही सुना, 35,000। इनमें से ज्यादातर छोटे अनकॉन्शियस डिसीजंस होते हैं, जैसे कब पलक झपकानी है, कौन सा शू पहले पहनना है, चाय में कितनी चीनी डालनी है। लेकिन इन 35,000 में से कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो लाइफ चेंजिंग होते हैं, जैसे कौन सी जॉब लेनी है, शादी करनी है या नहीं, कहाँ रहना है। और यही वो डिसीजंस हैं जिनके लिए हमें एक फ्रेमवर्क की जरूरत है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स के लेवल तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक गिर जाते हैं। अगर आपके पास डिसीजंस लेने का कोई सिस्टम नहीं है तो आप हर बार, हर सिचुएशन में एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। इस चैप्टर में वो एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, डिसीजन मेकिंग इज अ मसल।
जैसे आप जिम जाकर अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं, वैसे ही आप अपनी डिसीजन मेकिंग मसल को भी ट्रेन कर सकते हैं। हर बार जब आप एक कॉन्शियस, वेल थॉट आउट डिसीजन लेते हैं, तो आपकी डिसीजन मेकिंग मसल मजबूत होती है। और हर बार जब आप अवॉइड करते हैं, टालते हैं या इंपल्सिव डिसीजन लेते हैं, तो वो मसल कमजोर होती है। दोस्तों, ये पहला चैप्टर एक फाउंडेशन की तरह है। हमने समझा कि हमारी जिंदगी हमारे डिसीजंस का रिजल्ट है और डिसीजन मेकिंग एक लर्नेबल स्किल है। आगे के चैप्टर्स में हम इसी स्किल को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। हम समझेंगे कि हमारा दिमाग अंदर से कैसे काम करता है, कौन से बायसेस हमें गुमराह करते हैं और हम एक सिस्टमैटिक तरीके से बेहतर डिसीजंस कैसे ले सकते हैं। अभी के लिए बस एक काम कीजिए। आज आपने जो भी डिसीजंस लिए, बड़े या छोटे, उनमें से एक को चुनिए और सोचिए, क्या मैंने ये डिसीजन कॉन्शियसली लिया था या बस ऑटोमेटिकली? अगर जवाब दूसरा है, तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं और यही वो चीज है जिसे ये किताब बदलने वाली है। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि इससे पहले कि हम बेहतर डिसीजंस लेना सीखें, हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग डिसीजंस लेता कैसे है। क्योंकि जब तक आप मशीन को नहीं समझेंगे, तब तक आप उसे ठीक से ऑपरेट नहीं कर सकते। और हमारा दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन फैसिनेटिंग मशीन है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग नोबेल प्राइज विनर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कानेमैन के ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च का रेफरेंस देते हैं, जो उन्होंने अपनी किताब थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में एक्सप्लेन किया था। कानेमैन के अनुसार हमारे दिमाग में डिसीजंस लेने के लिए दो सिस्टम्स काम करते हैं, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो फास्ट, ऑटोमेटिक और इंट्यूटिव है। ये बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट के काम करता है। जब आप सड़क पार करते वक्त अचानक पीछे हट जाते हैं क्योंकि कोई गाड़ी तेजी से आ रही है, तो वो सिस्टम 1 है। जब आप किसी के चेहरे को देखकर तुरंत समझ जाते हैं कि वो गुस्से में है या खुश, तो वो सिस्टम 1 है। जब कोई आपसे पूछता है कि 2 + 2 कितना होता है और आप तुरंत 4 बोल देते हैं, तो वो सिस्टम 1 है। सिस्टम 1 बहुत एफिशिएंट है, ये बहुत कम एनर्जी यूज करता है और बहुत तेज है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। ये शॉर्टकट्स लेता है, अजम्पशंस बनाता है और कभी-कभी गलत भी हो जाता है। सिस्टम 2 हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो स्लो, डिलिबरेट और एनालिटिकल है। ये कॉन्शियस एफर्ट मांगता है। जब आप कोई मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं, तब सिस्टम 2 काम कर रहा होता है। सिस्टम 2 बहुत एक्यूरेट है, लेकिन ये स्लो है और बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। और इसीलिए हमारा दिमाग ज्यादातर समय सिस्टम 1 पर डिपेंड करता है, क्योंकि एनर्जी बचाना हमारे ब्रेन की नेचुरल टेंडेंसी है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक डार्क एली से गुजर रहे हैं और अचानक आपको पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। सिस्टम 1 तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, आपकी मसल्स टेंस हो जाएंगी, आप भागने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाएगा, बिना आपके कॉन्शियस डिसीजन के। अब बाद में जब आप सेफ जगह पर पहुंच जाएंगे, तो सिस्टम 2 एनालाइज करेगा, क्या वाकई कोई खतरा था या सिर्फ हवा थी। प्रॉब्लम ये है कि हमारी मॉडर्न लाइफ में ज्यादातर सिचुएशंस में हमें सिस्टम 2 की जरूरत होती है, लेकिन हमारा दिमाग डिफॉल्ट मोड में सिस्टम 1 यूज करता है। और यही वजह है कि हम बहुत से डिसीजंस में गलतियां कर बैठते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, योर ब्रेन इज लेजी, इट विल ऑलवेज चूज द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस। योर जॉब इज टू recognize when a decision requires more effort and consciously engage your system 2। वो एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, कॉग्निटिव लोड। हर डिसीजन, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपके दिमाग की कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है। और जब आपकी कॉग्निटिव लोड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपका दिमाग और भी ज्यादा सिस्टम 1 पर डिपेंड करने लगता है और आपके डिसीजंस की क्वालिटी गिरने लगती है। यही वजह है कि दिन के अंत तक जब आप बहुत सारे डिसीजंस ले चुके होते हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी कम हो जाती है। इसी फिनोमिनन को डिसीजन फटीग कहते हैं, जिस पर हम बाद में एक पूरा चैप्टर करेंगे। ब्रेन बूस्ट रीडिंग रीडर्स को एक चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं, अगले 24 घंटों में अपने डिसीजंस को ऑब्जर्व करो। जब भी तुम कोई डिसीजन लो, चाहे वो कुछ खाने का हो, किसी को रिप्लाई देने का हो या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन हो, तो खुद से पूछो, ये डिसीजन मैंने सिस्टम 1 से लिया या सिस्टम 2 से। और जब भी तुम्हें लगे कि तुमने सिस्टम 1 यूज किया जबकि सिस्टम 2 की जरूरत थी, तो उसे नोट कर लो। दोस्तों, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिस्टम 1 बुरा नहीं है और सिस्टम 2 हमेशा बेहतर नहीं है। दोनों की अपनी जगह है। असली कला है ये जानना कि कब कौन सा सिस्टम यूज करना है, और यही कला हम आगे के चैप्टर्स में सीखेंगे। चैप्टर 3 कॉग्निटिव बायसेस,
वो छुपे हुए जाल जो आपको गलत रास्ते पर ले जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं शायद इस पूरी किताब के सबसे आई ओपनिंग टॉपिक की, कॉग्निटिव बायसेस। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कॉग्निटिव बायसेस हमारे दिमाग की वो सिस्टमैटिक एरर्स हैं जो हमें बार बार गलत डिसीजंस की तरफ ले जाती हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम इन बायसेस के शिकार हो रहे हैं। कॉग्निटिव बायस कोई बीमारी नहीं है, कोई डिफेक्ट नहीं है। ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल फंक्शन है, एक शॉर्टकट जो हमारा ब्रेन इसलिए लेता है ताकि वो जल्दी से डिसीजन ले सके। लेकिन ये शॉर्टकट अक्सर हमें गलत जगह पहुंचा देता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कुछ सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस कॉग्निटिव बायसेस के बारे में बताते हैं। पहला बायस, कंफर्मेशन बायस। ये शायद सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस बायस है। कंफर्मेशन बायस का मतलब है हम सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं जो हमारी पहले से मौजूद बिलीव्स को सपोर्ट करती है, और जो इंफॉर्मेशन हमारी बिलीव्स के खिलाफ जाती है उसे इग्नोर या रिजेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। अब आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली उन आर्टिकल्स पर क्लिक करेंगे जो कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, और जो आर्टिकल्स कहते हैं कि ये रिस्की है उन्हें आप स्क्रॉल करके आगे निकल जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने रिसर्च की, लेकिन असल में आपने सिर्फ अपनी बिलीफ को कंफर्म किया। दूसरा बायस, एंकरिंग बायस। इसका मतलब है हम पहली इंफॉर्मेशन द एंकर पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं और बाद की इंफॉर्मेशन को उसी एंकर के रिलेटिव में देखते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप कोई सामान खरीदने जा रहे हैं और दुकानदार पहले आपको एक बहुत महंगा ऑप्शन दिखाता है, तो उसके बाद वो जो थोड़ा कम महंगा ऑप्शन दिखाएगा वो आपको रीजनेबल लगेगा, भले ही वो एक्चुअली में ओवरप्राइस्ड हो। पहली प्राइस आपके दिमाग में एंकर बन गई। तीसरा बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका मतलब है हम उन चीज़ों को ज़्यादा लाइकली मानते हैं जो हमें आसानी से याद आती हैं या जो हाल ही में घटी हैं। एग्जाम्पल, अगर आपने हाल में कोई प्लेन क्रैश की न्यूज़ पढ़ी है तो आपको प्लेन ट्रैवल ज़्यादा डेंजरस लगेगा, भले ही स्टैटिस्टिकली कार ट्रैवल कहीं ज़्यादा डेंजरस है। आपकी मेमोरी में प्लेन क्रैश का एग्जाम्पल ताज़ा है, इसलिए वो ज़्यादा अवेलेबल है और आप उसी को ज़्यादा वेट दे देते हैं। चौथा बायस, संक कॉस्ट फैलेसी। ये एक बहुत ही पेनफुल बायस है और हम सब इसके शिकार होते हैं। इसका मतलब है हमने किसी चीज़ में पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर दिया है, टाइम, पैसा, एफर्ट, इसलिए हम उसे छोड़ नहीं पाते, भले ही वो अब हमें नुकसान दे रही हो। एग्जाम्पल, आपने एक मूवी का टिकट खरीद लिया और मूवी शुरू होने के 30 मिनट बाद आपको एहसास हो गया कि ये बहुत बेकार है, लेकिन आपने पैसे दे दिए हैं, इसलिए आप पूरी मूवी देखते हैं और अपना 2 घंटे का समय भी बर्बाद करते हैं। टिकट का पैसा तो जा चुका है, लेकिन आप संक कॉस्ट की वजह से और नुकसान कर रहे हैं। पांचवा बायस, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। इसका मतलब है हम अपनी एबिलिटीज, अपने नॉलेज और अपने प्रिडिक्शंस पर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम चीज़ों को दूसरों से बेहतर समझते हैं और हमारे डिसीजन सही होंगे। लेकिन रिसर्च बताती है कि जिन लोगों को किसी टॉपिक का सबसे कम नॉलेज होता है वो अक्सर सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। इसे डनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं इन बायसेस से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अवेयरनेस। जब आपको पता होता है कि ये बायसेस एग्जिस्ट करते हैं तो आप इन्हें पहचान सकते हैं, और जब आप इन्हें पहचान लेते हैं तो आप इनके खिलाफ कॉन्शियसली कदम उठा सकते हैं। वो एक प्रैक्टिकल टिप देते हैं, हर इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले एक बार रुककर खुद से पूछिए, कहीं मैं किसी बायस का शिकार तो नहीं हो रहा। ये सिंपल सा क्वेश्चन आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकता है। दोस्तों, अगली बार जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लें तो इन बायसेस को याद रखिए और खुद से पूछिए कि क्या मैं सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देख रहा हूं जो मेरी बिलीफ को सपोर्ट करती है? क्या मैं किसी एंकर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा हूं? क्या मैंने पहले ही बहुत इन्वेस्ट कर दिया है इसलिए मैं ये डिसीजन ले रहा हूं? ये क्वेश्चंस आपको बायसेस के जाल से बचा सकते हैं। चैप्टर 4, ओवरथिंकिंग एंड एनालिसिस पैरालिसिस, जब सोचना ही दुश्मन बन जाए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसी प्रॉब्लम की जो शायद हम में से ज्यादातर लोगों को कभी ना कभी परेशान करती है, ओवरथिंकिंग। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं ओवरथिंकिंग वो स्टेट है जहां सोचना, जो एक टूल होना चाहिए, एक जेल बन जाता है, और इस जेल का नाम है एनालिसिस पैरालिसिस।
एनालिसिस पैरालिसिस तब होता है जब आप किसी डिसीजन के बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, इतने सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करते हैं, इतने सारे सिनेरियोज इमेजिन करते हैं कि आखिर में आप कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं एनालिसिस में फंसकर। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं ओवरथिंकिंग की जड़ में एक बहुत ही कॉमन फियर होता है, फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत डिसीजन ना ले लें, कहीं हमें बाद में रिग्रेट ना हो, और इस डर से हम डिसीजन को टालते रहते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहते हैं और सिनारियोज के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन ये सब करने से डिसीजन बेटर नहीं होता, वो बस डिलेड होता है और हमारी एंग्जाइटी बढ़ती जाती है। वो एक बहुत पावरफुल ऑब्जर्वेशन शेयर करते हैं। वो कहते हैं ओवरथिंकिंग इज नॉट द सेम एज केयरफुल थिंकिंग। केयरफुल थिंकिंग लीड्स टू क्लैरिटी, ओवरथिंकिंग लीड्स टू कंफ्यूजन। यानी ध्यान से सोचना और ओवरथिंकिंग एक चीज नहीं है। ध्यान से सोचने से क्लैरिटी आती है, ओवरथिंकिंग से कंफ्यूजन बढ़ता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग के अनुसार ओवरथिंकिंग का एक और कारण है परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हमारा डिसीजन परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, कोई रिस्क ना हो। लेकिन रियल लाइफ में परफेक्ट डिसीजंस जैसी कोई चीज नहीं होती। हर डिसीजन में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है, और जो लोग परफेक्शन की तलाश में रहते हैं वो अक्सर कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते। वो एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकलने के लिए 4 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक, सेट अ डेडलाइन। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं किसी भी डिसीजन के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। मैं इस बारे में 24 घंटे में डिसीजन लूंगा, या मैं इस हफ्ते के अंत तक फाइनल करूंगा। जब आपके पास डेडलाइन होती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली प्रायोरिटाइज करने लगता है और अननेसेसरी एनालिसिस को छोड़ देता है। दूसरी टेक्निक, द 80% रूल। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं जब आपके पास 80% इंफॉर्मेशन हो तो डिसीजन ले लीजिए। बाकी 20% इंफॉर्मेशन के लिए वेट करने से आपका डिसीजन क्वालिटी में बहुत मार्जिनल इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन आपका टाइम और एनर्जी बहुत वेस्ट होगी। 100% इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती। तीसरी टेक्निक, लिमिट योर ऑप्शंस। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही ज्यादा ओवरथिंकिंग होगा। इसे चॉइस ओवरलोड कहते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग सलाह देते हैं कि किसी भी डिसीजन के लिए अपने ऑप्शंस को कॉन्शियसली लिमिट करो। मैक्सिमम 3-4 ऑप्शंस रखो और बाकी को एलिमिनेट कर दो। चौथी टेक्निक, द गुड इनफ माइंडसेट। हर डिसीजन का परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। गुड इनफ डिसीजन लेना और आगे बढ़ जाना परफेक्ट डिसीजन की तलाश में पैरालाइज्ड रहने से कहीं बेहतर है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं अ गुड डिसीजन टुडे इज बेटर देन अ परफेक्ट डिसीजन नेवर। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है, नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन एंड इट्स यूजुअली द वर्स्ट वन। फैसला ना लेना भी एक फैसला है, और ये अक्सर सबसे खराब फैसला होता है, क्योंकि डिसीजन ना लेकर आप सिचुएशन को अपने कंट्रोल से बाहर जाने दे रहे हैं। इसलिए सोचिए जरूर, लेकिन एक लिमिट तक, और फिर डिसाइड करके आगे बढ़िए। चैप्टर 5, द डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि हमारा दिमाग कैसे डिसीजंस लेता है, कौन से बायसेस हमें गुमराह करते हैं और ओवरथिंकिंग कैसे हमें पैरालाइज कर देती है। अब वक्त है एक सॉल्यूशन का, एक ऐसा प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क जिसे फॉलो करके आप किसी भी डिसीजन को सिस्टमैटिकली और कॉन्फिडेंटली ले सकते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक 6 स्टेप फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं, जिसे वो द डिसाइड मॉडल कहते हैं। हर लेटर एक स्टेप को रिप्रेजेंट करता है। डी, डिफाइन द डिसीजन। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, साफ साफ डिफाइन करो कि डिसीजन क्या है। ये ऑब्वियस लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस स्टेप को स्किप कर देते हैं और फिर कंफ्यूज रहते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं डिसीजन को एक सिंपल क्लियर सेंटेंस में लिखो, जैसे मुझे डिसाइड करना है कि मैं जॉब ए लूं या जॉब बी, या मुझे डिसाइड करना है कि मैं ये बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं। ई, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। अब अपने सारे ऑप्शंस लिस्ट करो। इस स्टेप में सिर्फ लिस्ट करो, इवैल्यूएट मत करो। जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबको लिख डालो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं अक्सर हम 2 ऑप्शंस के बीच फंस जाते हैं, ये करूं या वो, लेकिन असल में हमेशा 2 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। तीसरा, चौथा, 5वां ऑप्शन भी हो सकता है। अपनी सोच को एक्सपैंड करो। सी, कंसिडर द कॉन्सिक्वेंसेस। अब हर ऑप्शन के कॉन्सिक्वेंसेस को इवैल्यूएट करो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग सलाह देते हैं कि हर ऑप्शन के लिए एक सिंपल प्रोज और कॉन्स लिस्ट बनाओ। क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है,
शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। इस स्टेप में अपने इमोशंस को एक तरफ रखो, सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पर फोकस करो। आइडेंटिफाई योर वैल्यूज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं हर डिसीजन को अपनी कोर वैल्यूज के खिलाफ टेस्ट करो। क्या ये डिसीजन आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन है? अगर नहीं, तो चाहे वो शॉर्ट टर्म में कितना भी अट्रैक्टिव क्यों ना लगे, लॉन्ग टर्म में वो आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग पर बाद में एक पूरा चैप्टर आएगा। डिसाइड। अब आखिरकार डिसीजन लो। यहां पर ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इस स्टेप पर पहुंचकर और ज्यादा मत सोचो। तुमने अपना एनालिसिस कर लिया, वैल्यूज चेक कर ली, अब डिसाइड करो। परफेक्ट डिसीजन की तलाश मत करो, एक गुड इनफ डिसीजन लो और आगे बढ़ो। इवैल्यूएट द आउटकम। डिसीजन लेने के बाद एक तय समय के बाद, जैसे 1 महीने बाद या 3 महीने बाद, इवैल्यूएट करो कि डिसीजन कैसा रहा। क्या तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रहा? क्या तुमने कुछ सीखा? ये इवैल्यूएशन तुम्हें फ्यूचर में और बेहतर डिसीजंस लेने में मदद करेगी। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग का कहना है कि अ फ्रेमवर्क डजंट गारंटी अ परफेक्ट डिसीजन, बट इट गारंटीज दैट यू वोंट मेक अ केयरलेस वन। कोई फ्रेमवर्क परफेक्ट डिसीजन की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये गारंटी देता है कि आप कोई केयरलेस इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेंगे। और यही इस किताब का सबसे बड़ा गोल है, केयरलेस डिसीजंस को मिनिमाइज करना और कॉन्शियस थॉटफुल डिसीजंस को मैक्सिमाइज करना। चैप्टर 6, इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक। कब दिल की सुने, कब दिमाग की। दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग के सबसे पुराने और सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट की, इंट्यूशन वर्सेस लॉजिक। कब हमें अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना चाहिए और कब हमें कोल्ड हार्ड लॉजिक का सहारा लेना चाहिए। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं इस सवाल का जवाब हमेशा ये या हमेशा वो नहीं है, बल्कि ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग सबसे पहले इंट्यूशन को डिफाइन करते हैं। वो कहते हैं इंट्यूशन इज नॉट मैजिक, इट्स योर ब्रेन रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स बेस्ड ऑन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सो फास्ट दैट यू डोंट इवन कॉन्शियसली रियलाइज इट। यानी इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, ये आपके दिमाग का वो मैकेनिज्म है जो सालों के एक्सपीरियंस के आधार पर पैटर्न्स पहचानता है, इतनी तेजी से कि आपको कॉन्शियसली पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल, एक एक्सपीरियंस्ड फायर फाइटर किसी जलती हुई बिल्डिंग में होता है और अचानक उसे लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे तुरंत बाहर निकलना चाहिए। वो बाहर निकलता है और कुछ ही सेकंड बाद फर्श गिर जाता है। बाद में जब उससे पूछा जाता है कि उसे कैसे पता चला, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, उसे बस फील हुआ। असल में उसके दिमाग ने अनकॉन्शियसली कुछ ऐसे सटल साइंस पिक कर लिए थे जो खतरे का इंडिकेशन दे रहे थे। फर्श का हल्का सा गर्म होना, धुएं का एक पर्टिकुलर पैटर्न, एक अनयूजुअल क्रीकिंग साउंड। ये सब चीजें उसके कॉन्शियस माइंड ने नोटिस नहीं की, लेकिन उसके सबकॉन्शियस ने कर ली और उसे एक गट फीलिंग के रूप में सिग्नल दिया। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं इंट्यूशन उन सिचुएशंस में सबसे रिलायबल होता है जहां आपके पास 1 उस डोमेन में बहुत एक्सपीरियंस हो और 2 सिचुएशन में पैटर्न रिकग्निशन की जरूरत हो। जैसे एक एक्सपीरियंस चेस प्लेयर, एक सीनियर डॉक्टर या एक सीजन्ड इन्वेस्टर। ये लोग अक्सर अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनके सालों के एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन होती है। लेकिन ब्रेन बूस्ट रीडिंग वार्निंग भी देते हैं, इंट्यूशन उन सिचुएशंस में बहुत अनरिलायबल होता है जहां आपके पास उस डोमेन में एक्सपीरियंस नहीं है, सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, या 3 आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन, डर, एक्साइटमेंट, एंगर के प्रभाव में है। वो एक फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं जिसे वो द इंट्यूशन लॉजिक बैलेंस कहते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी गट फीलिंग को सुनो। तुम्हारी गट फीलिंग क्या कह रही है, उसे एक तरफ नोट कर लो। स्टेप 2, अब लॉजिक अप्लाई करो, डेटा देखो, फैक्ट्स एनालाइज करो, प्रोज एंड कॉन्स बनाओ। स्टेप 3, अब दोनों को कंपेयर करो, क्या तुम्हारी इंट्यूशन और लॉजिक एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं? अगर हाँ, तो बहुत अच्छा, तुम्हारा डिसीजन क्लियर है। स्टेप 4, अगर इंट्यूशन और लॉजिक कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो सोचो इस सिचुएशन में किसको ज्यादा वेट देना चाहिए। क्या ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है और इंट्यूशन रिलायबल है, या ये एक अनफेमिलियर सिचुएशन है जहां लॉजिक को प्रायोरिटी देनी चाहिए? ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आप 2 नौकरियों के बीच चूज कर रहे हैं,
एक तरफ एक स्टार्टअप से ऑफर है, एक्साइटिंग, रिस्की, और आपकी गट कह रही है कि ये करो। दूसरी तरफ एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी से ऑफर है, स्टेबल, सेफ और लॉजिकली बेटर लग रही है। क्या करें? ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं इस सिचुएशन में दोनों को वेट दो। अपनी गट फीलिंग को भी सीरियसली लो, क्योंकि हो सकता है आपने अनकॉन्शियसली कुछ ऐसा नोटिस किया हो जो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं देख पाया। लेकिन साथ ही लॉजिक को भी अप्लाई करो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, वर्क लाइफ बैलेंस, इन सब को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करो और फिर दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लो। वो ये भी कहते हैं, व्हेन इंट्यूइशन एंड लॉजिक अग्री, यू फाउंड योर आंसर। व्हेन दे डिसएग्री, डिग डीपर। दोस्तों, इंट्यूइशन और लॉजिक दुश्मन नहीं है, ये पार्टनर्स हैं, और जो लोग इन दोनों का सही बैलेंस बनाना सीख जाते हैं वही सबसे अच्छे डिसीजन मेकर्स बनते हैं। चैप्टर 7 इमोशंस एंड डिसीजंस। गुस्से, डर और खुशी में कभी फैसला मत लो। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि शायद सबसे खराब डिसीजंस वो होते हैं जो हम इमोशंस के प्रभाव में लेते हैं। गुस्से में, डर में या एक्सेसिव एक्साइटमेंट में हमारा दिमाग रैशनली नहीं सोच पाता और हम ऐसे डिसीजंस ले बैठते हैं जिनका बाद में बहुत पछतावा होता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग समझाते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस फील कर रहे होते हैं तो हमारे दिमाग का अमिगडाला यानी इमोशनल सेंटर हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ओवरराइड कर देता है। इसे अमिगडाला हाईजैक कहते हैं, और इस हाईजैक के दौरान लिए गए डिसीजंस लगभग हमेशा खराब होते हैं। वो 3 स्पेसिफिक इमोशंस के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहला, गुस्सा यानी एंगर। गुस्से में लिया गया डिसीजन अक्सर डिस्ट्रक्टिव होता है। गुस्से में हम बोल देते हैं, कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, व्हेन एंग्री, नेवर सेंड, नेवर स्पीक, नेवर डिसाइड। गुस्से में कभी मैसेज मत भेजो, कभी कुछ बोलो मत, कभी कोई डिसीजन मत लो। पहले शांत हो जाओ। दूसरा, डर। डर हमें या तो फ्रीज कर देता है या बहुत कंजर्वेटिव डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देता है। डर की वजह से हम अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, रिस्क्स लेने से कतराते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, डर को पहचानो और पूछो कि क्या ये डर रियल है या मेरे दिमाग की उपज है। तीसरा, एक्सेसिव एक्साइटमेंट। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी या एक्साइटमेंट में लिया गया डिसीजन भी खराब हो सकता है, क्योंकि एक्साइटमेंट में हम रिस्क्स को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं और फ्यूचर प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक बहुत प्रैक्टिकल रूल देते हैं, द 24 आवर रूल फॉर इमोशनल डिसीजंस। कोई भी डिसीजन जो इमोशन ड्रिवन हो, उसे कम से कम 24 घंटे के लिए होल्ड करो। अगर 24 घंटे बाद शांत दिमाग से सोचने पर तुम्हें वही डिसीजन सही लगता है, तब जाके उसे एग्जीक्यूट करो। वो एक और टेक्निक बताते हैं, द थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव। जब आप किसी इमोशनल डिसीजन का सामना कर रहे हो तो खुद से पूछिए कि अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त इस सिचुएशन में होता और मुझसे एडवाइस मांगता तो मैं उसे क्या कहता। ये टेक्निक आपको सिचुएशन से थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस देती है और आप ज़्यादा रैशनली सोच पाते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग ये भी कहते हैं कि इमोशंस को कंप्लीटली इग्नोर करना भी गलत है। इमोशंस हमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। डर हमें बताता है कि कुछ रिस्की है, एक्साइटमेंट बताती है कि कुछ मीनिंगफुल है। असली कला है इमोशंस को एक्नॉलेज करो, लेकिन उन्हें डिसीजन का सोल ड्राइवर मत बनने दो। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में हो, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या एक्साइटमेंट, तो याद रखिए, इमोशंस आर ग्रेट पैसेंजर्स बट टेरेबल ड्राइवर्स। चैप्टर 8 इंफॉर्मेशन गैदरिंग। कितनी जानकारी काफी है। दोस्तों, इंफॉर्मेशन एज में हमारे पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, लेकिन ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, मोर इंफॉर्मेशन डजंट ऑलवेज लीड टू बेटर डिसीजंस, समटाइम्स इट लीड्स टू वर्स वंस। जी हां, ज्यादा इंफॉर्मेशन बेहतर डिसीजन की गारंटी नहीं देती, कभी-कभी ये डिसीजन को और खराब कर देती है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग इस फिनोमिनन को द इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहते हैं। जब हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन होती है तो हमारे डिसीजंस पुअर होते हैं, ये ऑब्वियस है। लेकिन जैसे जैसे हम इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं, हमारे डिसीजंस इंप्रूव होते हैं एक पॉइंट तक।
उस पॉइंट के बाद और इन्फॉर्मेशन ऐड करने से हमारी डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव नहीं होती, बल्कि गिरने लगती है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें कंफ्यूज करती है, हमें इररेलेवेंट डिटेल्स में उलझा देती है और ओवरथिंकिंग का कारण बनती है। वो बताते हैं कि एक स्टडी में डॉक्टर्स को एक पेशेंट का केस दिया गया और डायग्नोसिस करने को कहा गया। जिन डॉक्टर्स को सिर्फ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन दी गई थी, उनकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी ज्यादा थी उन डॉक्टर्स के मुकाबले जिन्हें रेलेवेंट के साथ साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ने उनके जजमेंट को क्लाउड कर दिया। ब्रेन बूस्ट रीडिंग सलाह देते हैं, Information gathering should stop when you have enough to make an informed decision, not when you have everything. जब आपके पास informed decision लेने लायक जानकारी हो जाए तो और इकट्ठी करना बंद करो। Everything जानने की कोशिश मत करो, क्योंकि everything कभी किसी को नहीं पता होता। वो 3 प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। पहला टिप, अपने डिसीजन के लिए की क्राइटेरिया डिफाइन करो। आपको किन किन सवालों के जवाब चाहिए, ये पहले से तय कर लो, और जब उन सवालों के जवाब मिल जाएं तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्टॉप कर दो। दूसरा टिप, टाइम बॉक्स योर रिसर्च। अपनी रिसर्च के लिए एक फिक्स्ड टाइम लिमिट सेट करो। मैं इस बारे में 2 घंटे रिसर्च करूंगा, और 2 घंटे बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसी के आधार पर डिसाइड करो। तीसरा टिप, ट्रस्ट दैट यू कैन अडैप्ट। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, ज्यादातर डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं। अगर आपने जो डिसाइड किया वो बाद में गलत साबित हुआ तो आप कोर्स करेक्ट कर सकते हैं। हर डिसीजन फाइनल नहीं होता। दोस्तों, इस चैप्टर का की मैसेज ये है, डोंट लेट द परस्यूट ऑफ परफेक्ट इंफॉर्मेशन प्रिवेंट यू फ्रॉम मेकिंग अ गुड इनफ डिसीजन। परफेक्ट इंफॉर्मेशन की तलाश आपको कभी खत्म नहीं होने देगी और आप कभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। चैप्टर 9, द 10-10-10 रूल, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म थिंकिंग। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि एक अच्छे डिसीजन मेकर की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो शॉर्ट टर्म इमोशंस और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस के बीच फर्क कर सकता है, और इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल टूल इंट्रोड्यूस करते हैं, द 10-10-10 रूल। ये रूल बहुत सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब भी आप कोई डिफिकल्ट डिसीजन ले रहे हों तो खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल, इस डिसीजन का मुझ पर 10 मिनट बाद क्या असर होगा? दूसरा सवाल, 10 महीने बाद क्या असर होगा? तीसरा सवाल, 10 साल बाद क्या असर होगा? ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, ये 3 सवाल आपको तुरंत पर्सपेक्टिव दे देते हैं। ज्यादातर डिसीजंस जो शॉर्ट टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, जैसे कोई आर्ग्यूमेंट जीतना, कोई इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन लेना, वो 10-10-10 रूल की रोशनी में बहुत छोटे लगने लगते हैं। और जो डिसीजंस लॉन्ग टर्म में मैटर करते हैं, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ, वो ज्यादा क्लियर होकर सामने आते हैं। वो एक पावरफुल एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने बहुत गुस्सा दिलाया है और आपका मन कर रहा है कि आप भी उसे भला बुरा कहें। 10 मिनट बाद आपको सैटिस्फैक्शन फील होगा कि आपने अपनी भड़ास निकाल दी। 10 महीने बाद आप शायद ये बात भूल भी चुके होंगे। 10 साल बाद ये बिल्कुल इर्रेलेवेंट होगी। लेकिन अगर आपने बहुत कुछ बोल दिया और रिश्ता खराब हो गया तो उसका रिग्रेट रह सकता है। अब आप देख सकते हैं कि गुस्से में रिएक्शन देना शॉर्ट टर्म में सैटिस्फाइंग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। इसी तरह दूसरी तरफ का एग्जाम्पल लीजिए। आपको आज एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं है। 10 मिनट बाद आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। 10 महीने बाद आप फिटर और हेल्दियर होंगे। 10 साल बाद आपकी हेल्थ, एनर्जी और लॉन्जेविटी पर इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, शॉर्ट टर्म थिंकिंग इज द एनिमी ऑफ गुड डिसीजंस। द 10-10-10 रूल इज योर शील्ड अगेंस्ट इट। वो ये भी कहते हैं कि ये रूल आपको सिर्फ नेगेटिव डिसीजन से नहीं बचाता, ये आपको पॉजिटिव डिसीजंस लेने के लिए मोटिवेट भी करता है। जब आप देखते हैं कि कोई एक्शन आज अनकंफर्टेबल है लेकिन 10 महीने और 10 साल बाद बहुत फायदेमंद होगा, तो आपको उसे करने की मोटिवेशन मिलती है। दोस्तों, आज से अपने हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के लिए 10-10-10 रूल अप्लाई करना शुरू करें और देखें कि कैसे आपके डिसीजन ज्यादा थॉटफुल, ज्यादा लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड और ज्यादा अलाइंड हो जाते हैं। चैप्टर 10, रिस्क असेसमेंट। हर डिसीजन में रिस्क कैसे कैलकुलेट करें? दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि हर डिसीजन में कुछ ना कुछ रिस्क होता है, चाहे वो पर्सनल डिसीजन हो, प्रोफेशनल हो या फाइनेंशियल।
और जो लोग रिस्क को सही तरीके से असेस करना सीख जाते हैं, वो ना सिर्फ बेहतर डिसीजंस लेते हैं बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंटली लेते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं, परसीव्ड रिस्क वर्सेस एक्चुअल रिस्क। परसीव्ड रिस्क वो है जो हमें लगता है, एक्चुअल रिस्क वो है जो वाकई में है। और ज्यादातर लोग परसीव्ड रिस्क को एक्चुअल रिस्क से कहीं ज्यादा बड़ा मानते हैं। एग्जाम्पल, बहुत से लोगों को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता है। उनका परसीव्ड रिस्क बहुत हाई है, सब मुझ पर हंसेंगे, मैं खुद को एम्बैरेस कर लूंगा। लेकिन एक्चुअल रिस्क क्या है? वर्स्ट केस में कुछ लोगों को आपकी प्रेजेंटेशन बोरिंग लगेगी और आप अगली बार इंप्रूव कर लेंगे। ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं है। परसीव्ड रिस्क और एक्चुअल रिस्क में बहुत बड़ा गैप है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग रिस्क असेसमेंट के लिए एक 4 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफाई द वर्स्ट केस सिनारियो। सबसे बुरा क्या हो सकता है, इसे लिख डालिए। ईमानदार रहिए लेकिन एग्जैजुरेट मत कीजिए। स्टेप 2, एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी। उस वर्स्ट केस सिनारियो के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1%, 10%, 50%। ज्यादातर बार प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। स्टेप 3, आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन डू टू रिड्यूस द रिस्क। अगर वर्स्ट केस सिनारियो हो भी गया तो आप उससे रिकवर कैसे कर सकते हैं? क्या बैकअप प्लान है? स्टेप 4, डिसाइड इफ द पोटेंशियल रिवॉर्ड जस्टिफाइज द रिस्क। अब आखिर में ये इवैल्यूएट करें कि जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है, क्या वो रिस्क के मुकाबले वर्थ है? शायद हाँ। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग का की मैसेज ये है, डोंट फियर रिस्क, अंडरस्टैंड इट, कैलकुलेट इट एंड देन डिसाइड। रिस्क से डरो मत, उसे समझो, कैलकुलेट करो और फिर डिसीजन लो। चैप्टर 11, द पावर ऑफ रिवर्सिबल डिसीजंस। छोटे एक्सपेरिमेंट्स करो। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि एक सबसे बड़ी वजह जो लोगों को डिसीजंस लेने से रोकती है, वो ये डर है कि ये डिसीजन फाइनल होगा, मैं इसे बदल नहीं पाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर डिसीजंस रिवर्सिबल होते हैं और जब आप ये समझ जाते हैं तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में से एक जेफ बेजोस का एक फेमस फ्रेमवर्क शेयर करते हैं। बेजोस ने Amazon को बिल्ड करते वक्त डिसीजंस को 2 क्लियर टाइप्स में डिवाइड किया था। टाइप 1 डिसीजंस, बेजोस इन्हें वन वे डोर डिसीजंस कहते हैं। ये वो डिसीजंस हैं जो लगभग इररिवर्सिबल होते हैं। एक बार ये डोर क्रॉस कर ली तो वापस आना बहुत मुश्किल या इम्पॉसिबल होता है। जैसे अपनी कंपनी को किसी को बेच देना, किसी दूसरे देश में परमानेंटली शिफ्ट हो जाना या कोई ऐसा मेजर फाइनेंशियल कमिटमेंट जिसे अंडू नहीं किया जा सकता। बेजोस कहते हैं, टाइप 1 डिसीजंस को बहुत सोच समझकर, बहुत धीरे धीरे, बहुत सारे डेटा और कंसल्टेशन के साथ लेना चाहिए। इनमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टाइप 2 डिसीजंस, बेजोस इन्हें 2 वे डोर डिसीजंस कहते हैं। ये वो डिसीजंस हैं जो इजीली रिवर्सिबल होते हैं। आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं और अगर ये काम ना करें तो वापस आ सकते हैं, डोर से बाहर निकल सकते हैं और कुछ और ट्राई कर सकते हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट फीचर लॉन्च करना, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी टेस्ट करना, किसी नए टूल या सॉफ्टवेयर को ट्राई करना या अपनी टीम के स्ट्रक्चर में बदलाव करना। बेजोस कहते हैं, टाइप 2 डिसीजंस को जल्दी लेना चाहिए। इनमें ओवरथिंक करना, डिले करना और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, ये सब वेस्ट है। आप ट्राई करो, देखो क्या होता है और अगर काम ना करे तो बदल दो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती ये है कि वो टाइप 2 डिसीजंस को भी टाइप 1 की तरह ट्रीट करते हैं। वो हर डिसीजन को एक बहुत बड़ा लाइफ ऑल्टरिंग इररिवर्सिबल इवेंट मान लेते हैं और इसी वजह से वो ओवरथिंक करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाते हैं और कभी डिसाइड नहीं कर पाते। लेकिन रियलिटी ये है कि हमारी डेली लाइफ के 90% से ज़्यादा डिसीजंस टाइप 2 होते हैं, रिवर्सिबल, करेक्टेबल और एक्सपेरिमेंटल। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट प्रपोज करते हैं। वो कहते हैं, ट्रीट डिसीजंस लाइक एक्सपेरिमेंट्स, नॉट वर्डिक्ट्स। हर डिसीजन को एक फाइनल इररिवर्सिबल जजमेंट की तरह मत लो। हर डिसीजन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह लो, एक हाइपोथेसिस जिसे आप टेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि अगर मैं एक्स करूंगा तो वाई रिजल्ट मिलेगा। अब एक्स करके देखो, अगर रिजल्ट अच्छा आया, बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो और भी इन्वेस्ट करो। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया, कोई बात नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट था, आपने कुछ सीखा, अब कुछ और ट्राई करो। वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देते हैं थॉमस एडिसन का। जब एडिसन लाइट बल्ब इन्वेंट कर रहे थे तो उन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार फेल हुए। लेकिन एडिसन ने कभी उन एक्सपेरिमेंट्स को फेलियर्स नहीं माना। उन्होंने कहा, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव जस्ट फाउंड 10,000 वेज दैट वोंट वर्क। यही एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट है।
हर फेल्ड डिसीजन एक लेसन था, एक डेटा पॉइंट था जो उन्हें सही सोल्यूशन के करीब ले जा रहा था। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, इसी एक्सपेरिमेंटल माइंडसेट को अपनाओ। जब आप किसी डिसीजन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखते हैं तो आपका डर कम हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का मतलब ही है मैं पूरी तरह श्योर नहीं हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं और रिजल्ट के हिसाब से एडजस्ट करूंगा। ये एटीट्यूड आपको एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकालता है और एक्शन की तरफ ले जाता है। वो एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क भी देते हैं, द स्मॉल बेट अप्रोच। जब भी आप किसी बड़े डिसीजन का सामना कर रहे हो तो पूछो, क्या मैं इस डिसीजन का एक छोटा लो रिस्क वर्जन टेस्ट कर सकता हूं? एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको अपनी जॉब छोड़कर फुल टाइम बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, तो तुरंत जॉब मत छोड़ो, पहले अपने वीकेंड्स पर बिजनेस पर काम करो। देखो कि क्या ये वायबल है, क्या आपको इसमें मजा आ रहा है, क्या इसमें पोटेंशियल है। ये एक स्मॉल बेट है, रिवर्सिबल, लो रिस्क, लेकिन बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन देने वाली। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, द फास्टेस्ट वे टू क्लैरिटी इज एक्शन, नॉट थिंकिंग अबाउट एक्शन, एक्चुअल एक्शन। आप चाहे कितने भी घंटे सोच ले, कितने भी सिनेरियोज इमेजिन कर ले, असली क्लैरिटी तब आती है जब आप कुछ करते हैं और रियल वर्ल्ड फीडबैक मिलता है। वो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं, मोस्ट डिसीजंस आर डोर्स नॉट वॉल्स। ज्यादातर डिसीजंस दीवारें नहीं हैं जो आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दे, वो दरवाजे हैं। आप अंदर जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, और अगर वो रूम पसंद ना आए तो बाहर आकर दूसरा दरवाजा खोल सकते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन ये है, डोंट लेट द फियर ऑफ अ परमानेंट मिस्टेक स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग रिवर्सिबल प्रोग्रेस। परमानेंट मिस्टेक के डर से अपनी रिवर्सिबल प्रोग्रेस को मत रोको। ज्यादातर चीजें जिनके बारे में हम ओवरथिंक करते हैं वो रिवर्सिबल हैं, तो एक्सपेरिमेंट करो, स्मॉल बेट्स लगाओ, फीडबैक लो और इंप्रूव करते रहो। यही असली डिसीजन मेकिंग की आजादी है। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के अंत तक आपकी डिसीजंस की क्वालिटी कम हो जाती है? सुबह आप जिस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजंस लेते हैं, शाम तक वो क्लैरिटी गायब हो जाती है और आप या तो इंपल्सिव डिसीजंस लेने लगते हैं या डिसीजंस को अवॉइड करने लगते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिकली प्रूवन फिनोमिनन है जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक बहुत फेमस और आई ओपनिंग स्टडी का रेफरेंस देते हैं। ये स्टडी इजरायली पैरोल बोर्ड के जजेस पर की गई थी। रिसर्चर्स ने देखा कि जजेस जो सुबह के समय केसेस सुन रहे थे, वो लगभग 65% मामलों में प्रिजनर्स को पैरोल ग्रांट कर रहे थे, यानी उन्हें अर्ली रिलीज दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ती गई और जजेस ने लगातार केसेस सुने, उनका पैरोल ग्रांट करने का परसेंटेज धीरे धीरे गिरता गया और लंच ब्रेक से ठीक पहले ये परसेंटेज लगभग 0% पर पहुंच गया। जजेस लगभग किसी को भी पैरोल नहीं दे रहे थे। अब लंच ब्रेक के बाद जब जजेस ने खाना खा लिया और थोड़ा रेस्ट कर लिया, तो उनका पैरोल ग्रांट करने का परसेंटेज फिर से 65% पर वापस चला गया और फिर धीरे धीरे गिरने लगा। इस स्टडी ने क्या प्रूव किया? ये प्रूव किया कि जजेस की डिसीजन मेकिंग क्वालिटी उनकी केस की मेरिट्स पर नहीं, बल्कि उनकी अपनी मेंटल एनर्जी पर डिपेंड कर रही थी। जब वो फ्रेश थे तो वो हर केस को इंडिविजुअली इवैल्यूएट कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी मेंटल एनर्जी ड्रेन्ड होती गई, वो डिफॉल्ट सेफ ऑप्शन पैरोल डिनाई करना लेने लगे। ये डिसीजन फटीग है, लगातार डिसीजंस लेने से आपकी डिसीजन क्वालिटी का गिरना। ब्रेन बूस्ट रीडिंग समझाते हैं कि डिसीजन फटीग क्यों होती है। हमारा दिमाग हर डिसीजन लेने में ग्लूकोज कंज्यूम करता है, वही ग्लूकोज जो हमारे ब्रेन का प्राइमरी फ्यूल है। जैसे जैसे दिन भर में हम डिसीजंस लेते जाते हैं, हमारे ब्रेन का ग्लूकोज लेवल गिरता जाता है, और जब ग्लूकोज कम होता है तो हमारा ब्रेन एनर्जी कंजर्व करने लगता है। वो या तो बहुत जल्दी जल्दी सुपरफिशियल डिसीजंस लेने लगता है, यानी सिस्टम 1 पर ज्यादा डिपेंड करने लगता है, या फिर डिसीजंस को पूरी तरह अवॉइड करने लगता है। दोनों ही खराब आउटकम्स हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग डिसीजन फटीग से बचने के लिए 4 पावरफुल और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, इंपॉर्टेंट डिसीजन सुबह लो। आपके दिन के पहले 2-3 घंटे, आमतौर पर सुबह 8 से 11 बजे के बीच, आपकी मेंटल एनर्जी और कॉग्निटिव कैपेसिटी अपने पीक पर होती है। ये समय आपके सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे कॉम्प्लेक्स डिसीजंस के लिए रिजर्व्ड होना चाहिए। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, कभी भी कोई लाइफ चेंजिंग डिसीजन शाम को जब आप थके हुए हो मत लो, उसे सुबह के लिए पोस्टपोन कर दो। दूसरी स्ट्रैटेजी, छोटे डिसीजंस को एलिमिनेट या ऑटोमेट करो। आपके दिन में ऐसे कितने डिसीजंस हैं जो वाकई जरूरी नहीं है? आज क्या पहनना है, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, जिम किस टाइम जाना है, ये सब छोटे डिसीजंस हैं जो आपकी वैल्यूएबल मेंटल एनर्जी खाते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि इन डिसीजंस को जितना हो सके एलिमिनेट या ऑटोमेट करो।
स्टीव जॉब्स हमेशा एक जैसे ब्लैक टर्टल नेक और जीन्स पहनते थे, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फैशन में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग एनर्जी बड़े इंपॉर्टेंट एप्पल डिसीजंस के लिए बचाना चाहते थे। मार्क ज़करबर्ग भी यही करते हैं। अपने कपड़ों की एक यूनिफॉर्म बना लो, अपने मील्स को प्लान कर लो, अपने डेली रूटीन्स को सेट कर लो। हर छोटा डिसीजन जो आप एलिमिनेट करते हैं वो आपकी मेंटल एनर्जी का एक टुकड़ा बचाता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, रेगुलर ब्रेक्स लो, खासकर लंच ब्रेक। ऊपर वाली जजेस की स्टडी ने ये बहुत क्लियरली दिखाया कि एक सिंपल लंच ब्रेक ने उनकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर दिया। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि हर 90 to 120 मिनट्स के बाद एक शॉर्ट ब्रेक लो, 10 से 15 मिनट की वॉक या कुछ हल्का फुल्का खाना या बस आंखें बंद करके बैठना। ये ब्रेक आपके ब्रेन को रिचार्ज होने का मौका देता है। चौथी स्ट्रैटेजी, डिसीजन मेकिंग को बैच करो। दिन भर में डिसीजंस को स्कैटर्ड तरीके से लेने के बजाय अपने दिन में 1 या 2 स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स रखो जब आप सारे पेंडिंग डिसीजंस लेंगे। जैसे सुबह 10 बजे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस और दोपहर 3 बजे सेकेंडरी डिसीजंस। बाकी समय डिसीजंस को कलेक्ट करते रहो, लेकिन उन पर एक्ट मत करो। ये आपकी मेंटल एनर्जी को बहुत एफिशिएंटली यूज करता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, योर डिसीजन मेकिंग एनर्जी इज फाइनाइट एंड डिप्लीटेबल, ट्रीट इट लाइक मनी, बजटेड वाइजली। आपकी डिसीजन मेकिंग एनर्जी लिमिटेड है और खत्म हो सकती है। इसे पैसे की तरह ट्रीट करो, वाइजली बजट करो। छोटी अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर इसे स्पेंड मत करो, इसे बड़ी मीनिंगफुल चीजों के लिए सेव करो। दोस्तों, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि डोंट मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हेन यू आर टायर्ड एंड डोंट वेस्ट योर मेंटल एनर्जी ऑन डिसीजंस दैट डोंट मैटर। जब आप थके हुए हों तब इंपॉर्टेंट डिसीजंस मत लो और अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस पर अपनी मेंटल एनर्जी वेस्ट मत करो। ये सिंपल सी बातें आपकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी को ड्रामेटिकली इंप्रूव कर सकती हैं। चैप्टर 13, वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग। अपने कोर वैल्यूज को कंपस बनाओ। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि जिंदगी में कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जहां लॉजिक और एनालिसिस काम नहीं करते। दोनों ऑप्शंस लगभग इक्वली गुड या इक्वली बैड लगते हैं। प्रोज और कॉन्स की लिस्ट बनाने के बाद भी क्लैरिटी नहीं आती। ऐसे में आप कैसे डिसाइड करेंगे? ब्रेन बूस्ट रीडिंग का जवाब है वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग। वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग का मतलब है अपने कोर वैल्यूज को एक इंटरनल कंपस की तरह यूज करना। जब बाहर के सारे सिग्नल्स अनक्लियर हों, जब लॉजिक और एनालिसिस कोई स्पष्ट रास्ता ना दिखा पा रहे हों, तब अपने अंदर झांको, अपनी वैल्यूज को देखो और वो रास्ता चुनो जो आपकी वैल्यूज के साथ सबसे ज्यादा अलाइंड हो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी कोर वैल्यूज को क्लियरली आइडेंटिफाई करना। बहुत से लोगों को अपनी वैल्यूज ही नहीं पता होती। वो सोसाइटी ने, फैमिली ने या मीडिया ने जो वैल्यूज उन पर थोप दी हैं, उन्हीं को अपनी वैल्यूज मानकर जी रहे होते हैं। लेकिन वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग तभी काम करता है जब आपकी वैल्यूज जेन्युइनली आपकी अपनी हों। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं। एक ब्लैंक पेपर लीजिए और लिखिए, मेरे लिए जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है। अब जो भी चीजें दिमाग में आए उन्हें लिखते जाइए, बिना फिल्टर किए, बिना जज किए। फैमिली, फ्रीडम, सिक्योरिटी, एडवेंचर, लर्निंग, इंटेग्रिटी, क्रिएटिविटी, हेल्थ, सर्विस, रिकग्निशन, वेल्थ, पावर, लव, इंडिपेंडेंस, स्पिरिचुअलिटी, कम्युनिटी, एक्सीलेंस, सिंप्लिसिटी, इम्पैक्ट, जो भी हो। अब इस लिस्ट में से अपनी टॉप 5 वैल्यूज चुनिए, सिर्फ 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हों, जो नॉन नेगोशिएबल हों। ये आपकी कोर वैल्यूज हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं इन्हें एक कार्ड पर लिखकर अपने पास रखो या अपने फोन की वॉलपेपर बना लो। ये आपका कंपस है। अब हर इंपॉर्टेंट डिसीजन के वक्त अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो, क्या ये डिसीजन मेरी कोर वैल्यूज के साथ अलाइंड है या ये उनके खिलाफ जा रहा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आपको इंस्टेंट क्लैरिटी दे सकता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक बहुत पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। मान लीजिए आपकी एक कोर वैल्यू है फैमिली टाइम। आपके लिए अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताना सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है। अब आपको एक जॉब ऑफर आती है, बहुत हाई सैलरी, बहुत प्रेस्टीजियस पोजीशन, लेकिन इसमें आपको हर दिन 14-15 घंटे काम करना पड़ेगा और वीकेंड्स पर भी फ्रीक्वेंटली काम करना पड़ेगा।
अगर आप सिर्फ लॉजिक और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखें तो ये ऑफर बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, लेकिन अगर आप इसे अपनी वैल्यू, फैमिली टाइम के खिलाफ टेस्ट करें तो आपको तुरंत दिख जाएगा कि ये डिसीजन आपके लिए सही नहीं है। आप ये जॉब ले सकते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों में आप मिजरेबल फील करने लगेंगे क्योंकि आप अपनी कोर वैल्यू के खिलाफ जी रहे हैं। इसी तरह मान लीजिए आपकी एक कोर वैल्यू है कंटिन्यूअस लर्निंग। अब आपके पास 2 जॉब ऑफर्स हैं। एक में सैलरी ज्यादा है लेकिन काम रिपेटिटिव है और कुछ नया सीखने का स्कोप नहीं है। दूसरे में सैलरी थोड़ी कम है लेकिन आपको हर दिन नई चीजें सीखने का मौका मिलेगा, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और आप ग्रो करेंगे। वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग के हिसाब से दूसरी जॉब आपके लिए बेहतर है क्योंकि वो आपकी कोर वैल्यू लर्निंग के साथ अलाइंड है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज करते हैं, वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट। कभी कभी हमारी 2 वैल्यूज आपस में कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, जैसे सिक्योरिटी और एडवेंचर। एक वैल्यू कह रही है सेफ रहो, स्टेबल जॉब लो, और दूसरी कह रही है रिस्क लो, कुछ एक्साइटिंग करो। ऐसे में क्या करें? ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं इसका जवाब है प्रायोरिटाइजेशन। अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी ऑर्डर में रैंक करो। अगर आपकी टॉप 5 में एडवेंचर सिक्योरिटी से ऊपर है तो एडवेंचर को चूज करो, भले ही वो रिस्कियर हो। अगर सिक्योरिटी ऊपर है तो स्टेबल ऑप्शन चुनो। इस बात का कोई राइट या रॉन्ग नहीं है, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है। वो ये भी कहते हैं कि वैल्यूज टाइम के साथ इवॉल्व हो सकती हैं और ये नॉर्मल है। 20 की उम्र में आपकी वैल्यूज कुछ और हो सकती हैं, 40 में कुछ और। इसलिए हर 2-3 साल में ये वैल्यूज आइडेंटिफिकेशन एक्सरसाइज दोबारा करो, देखो कि क्या बदला है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग का इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, व्हेन योर डिसीजंस अलाइन विद योर वैल्यूज यू नेवर ट्रूली रिग्रेट देम। Even if the outcome isn't what you wanted, you can look yourself in the mirror and say, I stayed true to myself. जब आपके डिसीजंस आपकी वैल्यूज के साथ अलाइंड होते हैं तो आपको कभी सच्चा रिग्रेट नहीं होता। चाहे रिजल्ट एक्सपेक्टेड ना भी हो, आप आईने में देखकर कह सकते हैं, मैंने अपने सच के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों, आज ही अपनी टॉप 5 वैल्यूज आइडेंटिफाई करो और अगली बार जब कोई डिफिकल्ट डिसीजन फेस करो तो उसे अपनी वैल्यूज के कंपास से टेस्ट करो। आप पाएंगे कि क्लैरिटी अंदर से आती है, बाहर से नहीं। चैप्टर 14 ग्रुप डिसीजन मेकिंग, अकेले या साथ मिलकर। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग का एक और इंपॉर्टेंट डायमेंशन है अकेले या ग्रुप में। कुछ डिसीजंस आपको अकेले लेने चाहिए और कुछ में दूसरों को इन्वॉल्व करना चाहिए, और असली स्किल ये है कि आपको पता हो कि कब क्या करना है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग सबसे पहले ग्रुप डिसीजन मेकिंग के फायदे बताते हैं। जब आप किसी डिसीजन में दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं तो आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं। हर इंसान की अपनी यूनिक एक्सपीरियंसेस, अपना यूनिक नॉलेज और अपना यूनिक व्यू पॉइंट होता है। जब आप अकेले डिसाइड करते हैं तो आपकी अपनी ब्लाइंड स्पॉट्स होती हैं, चीजें जो आप देख नहीं पाते। ग्रुप उन ब्लाइंड स्पॉट्स को कवर कर सकता है। साथ ही जब लोग किसी डिसीजन का हिस्सा होते हैं तो वो उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करने में ज्यादा कमिटेड होते हैं, क्योंकि ये अब मेरा डिसीजन नहीं, हमारा डिसीजन है। लेकिन ब्रेन बूस्ट रीडिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग के नुकसान भी बताते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा नुकसान है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक तब होता है जब ग्रुप के लोग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए या मेजॉरिटी के साथ फिट इन होने के लिए अपनी असली राय को दबा देते हैं और जो भी पॉपुलर ओपिनियन है उसी के साथ चलने लगते हैं। ग्रुप थिंक की वजह से ग्रुप कलेक्टिवली बहुत खराब डिसीजंस ले सकता है, ऐसे डिसीजंस जो इंडिविजुअली कोई भी नहीं लेता। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक फेमस हिस्टोरिकल एग्जाम्पल देते हैं, द बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। 1961 में अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी और उनकी टीम ने क्यूबा पर इन्वेजन करने का एक बहुत बड़ा और रिस्की डिसीजन लिया। कैनेडी के पास दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट, सबसे एक्सपीरियंस्ड एडवाइजर्स थे, लेकिन उन सब ने ग्रुप थिंक के शिकार होकर एक दूसरे की बातों को ब्लाइंडली सपोर्ट किया। किसी ने भी जेन्युइन कंसर्न्स रेज नहीं किए और इन्वेजन डिजास्टर्सली फेल हो गया। बाद में कैनेडी ने खुद माना कि ये ग्रुप थिंक की वजह से हुआ। ब्रेन बूस्ट रीडिंग ग्रुप थिंक से बचने और इफेक्टिव ग्रुप डिसीजंस लेने के लिए 5 प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज बताते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, पहले इंडिविजुअली सोचो फिर डिस्कस करो। जब ग्रुप डिस्कशन शुरू होने से पहले हर मेंबर को इंडिविजुअली अकेले में अपनी राय लिखने का मौका दो। इससे एंकरिंग बायस कम होता है, लोग पहले स्पीकर की राय से इन्फ्लुएंस नहीं होते। दूसरी स्ट्रैटेजी, एक डेविल्स एडवोकेट अपॉइंट करो। ग्रुप में एक व्यक्ति की स्पेसिफिक रोल रखो।
हर डिसीजन, हर प्रपोजल के खिलाफ स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स देने की। ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति जेन्युइनली उस डिसीजन के खिलाफ हो, लेकिन उसकी जॉब ये है कि वो हर पॉसिबल वीकनेस, हर पॉसिबल रिस्क को हाईलाइट करे। ये ग्रुप को ब्लाइंडली एग्री करने से रोकता है। तीसरी स्ट्रैटेजी, एनोनिमस फीडबैक लो। कई बार लोग पब्लिकली अपनी असली राय नहीं देते, खासकर अगर वो सीनियर या पावरफुल लोगों के खिलाफ हो। एनोनिमस सर्वेज या फीडबैक टूल्स यूज करो ताकि लोग बिना डरे अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दे सकें। चौथी स्ट्रैटेजी, डाइवर्सिटी रखो। अगर ग्रुप में सब लोग एक जैसे बैकग्राउंड से हैं, एक जैसी सोचते हैं, तो ग्रुप थिंक का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अपने डिसीजन मेकिंग ग्रुप में डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स लाओ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट एक्सपीरियंस लेवल्स, डिफरेंट जेंडर्स, डिफरेंट एज ग्रुप्स। पांचवी स्ट्रैटेजी, जानो कि फाइनल कॉल खुद कब लेनी है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं ग्रुप इनपुट बहुत वैल्यूबल है, लेकिन कुछ डिसीजंस, खासकर वो जो आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी वैल्यूज या इररिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस से जुड़े हों, उनकी फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद लेनी चाहिए। ग्रुप आपको एडवाइस दे सकता है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी आपकी है। दोस्तों, इस चैप्टर का की मैसेज ये है, यूज द विजडम ऑफ द क्राउड बट डोंट बी एनस्लेव्ड बाय इट। ग्रुप की विजडम का यूज करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। सलाह लो, पर्सपेक्टिव्स लो, फीडबैक लो, लेकिन आखिरी डिसीजन अपना रखो। चैप्टर 15, हैंडलिंग रिग्रेट और लर्निंग फ्रॉम बैड डिसीजंस। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि चाहे आप कितने भी अच्छे डिसीजन मेकर क्यों ना बन जाएं, आपकी जिंदगी में कुछ बैड डिसीजंस होंगे ही। ये इनएविटेबल है। कोई भी इंसान 100% डिसीजन सही नहीं ले सकता, लेकिन जो चीज एक एवरेज डिसीजन मेकर को एक ग्रेट डिसीजन मेकर से अलग करती है, वो ये है कि वो अपने बैड डिसीजंस को कैसे हैंडल करता है और उनसे कैसे सीखता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग बैड डिसीजंस के बाद ज्यादातर लोग दो एक्सट्रीम रिएक्शंस में से एक दिखाते हैं। या तो वो रिग्रेट और सेल्फ ब्लेम में डूब जाते हैं, या फिर वो डिफेंसिव हो जाते हैं और मानने से इनकार कर देते हैं कि उन्होंने कोई गलती की है। दोनों ही रिएक्शंस अनहेल्दी हैं और दोनों ही आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग रिग्रेट को प्रोडक्टिवली हैंडल करने के लिए एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क प्रपोज करते हैं, द अल्फा फ्रेमवर्क। ए, एक्सेप्ट द इमोशन। सबसे पहला स्टेप है अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो। रिग्रेट हो रही है, गिल्ट हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, ये सब नॉर्मल इमोशंस है। इन्हें दबाओ मत, इन्हें फील करो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस करते हैं, वो एक्चुअली उन्हें ज्यादा इंटेंस और ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बना लेते हैं। तो रिग्रेट को एक दिन या कुछ घंटे दो, फील करो, रो लो, जर्नल में लिख डालो, लेकिन उसके बाद आगे बढ़ो। एल, लुक फॉर द लेसन। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं एवरी बैड डिसीजन कंटेन्स अ लेसन, योर जॉब इज टू फाइंड इट। हर बुरे फैसले में एक सबक छुपा होता है, आपका काम है उसे ढूंढना। अपने आप से पूछो कि इस डिसीजन में क्या गलत हुआ, मैंने कौन सी अजम्पशन गलत लगाई, कौन सी इंफॉर्मेशन थी जो मैंने इग्नोर कर दी, कौन सा बायस मुझे प्रभावित कर रहा था। जब आप इस डिसीजन से एक कॉन्क्रीट लेसन निकाल लेते हैं, तो वो अब सिर्फ एक बैड डिसीजन नहीं रहता, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस बन जाता है। और ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है। एफ, फॉरगिव योरसेल्फ। ये शायद सबसे मुश्किल स्टेप है, लेकिन सबसे जरूरी भी। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं आपने जो डिसीजन उस वक्त लिया, वो आपने उस वक्त की अपनी बेस्ट अंडरस्टैंडिंग, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज और अपनी तत्कालीन इमोशनल स्टेट के हिसाब से लिया था। आज आपके पास हाइंडसाइट है, आप जानते हैं कि क्या हुआ, लेकिन उस वक्त आपको नहीं पता था। तो कल के खुद को आज की नजर से जज मत करो। जो हुआ उसके लिए खुद को माफ करो। खुद से कहो मैंने गलती की, मैंने सीखा और अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ए, एक्ट ऑन द लेसन। आखिरी स्टेप है, जो लेसन आपने सीखा है उस पर अमल करो। वो लेसन सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं रहना चाहिए, उसे आपके अगले डिसीजंस में अप्लाइड होना चाहिए। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं अ लेसन नॉट अप्लाइड इज अ लेसन वेस्टेड। जो सीख अप्लाई न की गई वो बर्बाद हो गई। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल देते हैं स्टीव जॉब्स का। 1985 में जॉब्स को एप्पल से, जो कंपनी उन्होंने खुद बनाई थी, निकाल दिया गया था। ये एक डेवास्टेटिंग ब्लो था, लेकिन जॉब्स ने इस बैड डिसीजन और सिचुएशन से सीखा। अगले 12 सालों में नेक्स्ट और पिक्सार जैसी कंपनियां बनाई और 1997 में एप्पल में वापस आकर उसे दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बना दिया। बाद में जॉब्स ने कहा गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। ये है रिग्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदलने की पावर। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग का मैसेज क्लियर है, डोंट वेस्ट योर रिग्रेट्स, लर्न फ्रॉम देम। They are some of the best teachers you'll ever have. Chapter 16, Procrastination and Decision Avoidance. फैसला न लेना भी एक फैसला है। दोस्तों,
ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग की दुनिया में एक बहुत ही साइलेंट लेकिन बहुत ही डेंजरस एनिमी है, प्रोक्रेस्टिनेशन। डिसीजन को टालना, अवॉइड करना, बाद में देखेंगे कहना। और ये समझना बहुत जरूरी है कि डिसीजन न लेना भी एक डिसीजन है, और अक्सर ये सबसे खराब डिसीजन होता है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग समझाते हैं कि लोग डिसीजंस को क्यों अवॉइड करते हैं। इसके पीछे लगभग हमेशा फियर होता है। फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग चॉइस, गलत चुनाव करने का डर। फियर ऑफ रिग्रेट, बाद में पछताने का डर। फियर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर मैंने डिसाइड कर लिया और चीजें गलत गईं तो जिम्मेदारी मेरी होगी। और कभी-कभी फियर ऑफ सक्सेस भी, कि अगर मैंने ये डिसाइड कर लिया और सक्सेसफुल हो गया तो मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी, ज्यादा प्रेशर होगा। ये सब फियर्स हमें एक ऐसी स्टेट में ले जाते हैं जिसे ब्रेन बूस्ट रीडिंग डिसीजन पैरालिसिस कहते हैं। हम डिसाइड करने के बजाय कुछ नहीं करते और हम खुद को कन्विंस कर लेते हैं कि अभी सही समय नहीं है, मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा और सोच लेता हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, और हर दिन जो आप बिना डिसीजन लिए बिताते हैं, आप एक और अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं, एक और दिन वेस्ट कर रहे हैं और सिचुएशन को अपने कंट्रोल से बाहर जाने दे रहे हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए 4 पावरफुल टेक्निक्स बताते हैं। पहली टेक्निक, द 5 मिनट रूल। जिस डिसीजन को आप टाल रहे हैं उस पर सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करना शुरू करो। खुद से कहो कि मैं सिर्फ 5 मिनट इस बारे में सोचूंगा, एक पेज लिखूंगा, एक कॉल करूंगा और फिर चाहे तो छोड़ दूंगा। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं ज्यादातर बार एक बार शुरू करने के बाद इनर्शिया टूट जाता है। जो काम पहले ओवरवेलमिंग लग रहा था वो मैनेजेबल लगने लगता है और आप सिर्फ 5 मिनट नहीं, शायद 30 मिनट या 1 घंटा काम कर लेते हैं। और अगर नहीं भी करते तो कम से कम 5 मिनट तो किए, जो कुछ न करने से बेहतर है। दूसरी टेक्निक, लोअर द स्टेक्स इन योर माइंड। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं हम अक्सर अपने डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस को एग्जैजरेट कर लेते हैं। हमें लगता है कि ये एक लाइफ और डेथ डिसीजन है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। तो कॉन्शियसली अपने दिमाग में स्टेक्स को लोअर करो। खुद से कहो कि अगर मैंने गलत डिसीजन ले भी लिया तो क्या वर्स्ट होगा, क्या मैं उसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा? ज्यादातर बार जवाब होगा हां, मैं हैंडल कर लूंगा। तीसरी टेक्निक, सेट अ डेडलाइन और किसी को बता दो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं खुद से किया गया वादा तोड़ना आसान है, लेकिन किसी और से किया गया वादा तोड़ना मुश्किल। तो अपने डिसीजन के लिए एक पब्लिक डेडलाइन सेट करो। किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, कलीग या फैमिली मेंबर को बोल दो कि मैं इस फ्राइडे तक ये डिसीजन ले लूंगा। अब आप पर एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी आ गई है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने से रोकेगी। चौथी टेक्निक, विजुअलाइज द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं हम अक्सर सिर्फ डिसीजन लेने के पोटेंशियल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन डिसीजन न लेने के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो अक्सर ज्यादा बड़े होते हैं। तो एक कागज लो और लिखो कि अगर मैंने ये डिसीजन अगले 1 महीने तक नहीं लिया तो क्या होगा, 6 महीने तक नहीं लिया तो क्या होगा, 1 साल तक नहीं लिया तो क्या होगा। ये एक्सरसाइज आपको दिखाएगी कि इनएक्शन की कीमत एक्शन के रिस्क से कहीं ज्यादा है। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं नॉट डिसाइडिंग इज डिसाइडिंग टू लेट अदर्स डिसाइड फॉर यू। इट्स डिसाइडिंग टू लेट सर्कमस्टेंसेस कंट्रोल योर लाइफ। इट्स डिसाइडिंग टू गिव अप योर पावर। दोस्तों, अगली बार जब आप किसी डिसीजन को टालते हुए पाएं तो याद रखिए, एक्शन क्योर्स फियर। द मोमेंट यू स्टार्ट डिसाइडिंग, द फियर ऑफ डिसाइडिंग डिसअपियर्स। एक्शन डर की दवा है। जैसे ही आप डिसाइड करना शुरू करते हैं, डिसीजन का डर गायब हो जाता है। चैप्टर 17, बिल्डिंग डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा करना सीखो। दोस्तों, ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं कि आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक मास्टर डिसीजन मेकर बनाती है वो कोई फ्रेमवर्क नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, वो है कॉन्फिडेंस। खुद पर भरोसा, अपनी जजमेंट पर भरोसा। और ये कॉन्फिडेंस रातों रात नहीं आता, ये बिल्ड करना पड़ता है, एक एक डिसीजन से, एक एक एक्सपीरियंस से। ब्रेन बूस्ट रीडिंग एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन करते हैं, कॉन्फिडेंस वर्सेस ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस वो है जब आप बिना किसी आधार के, बिना किसी एक्सपीरियंस के खुद को बहुत ज्यादा कैपेबल मानते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपको रेकलेस डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करता है।
दूसरी तरफ जेन्युइन कॉन्फिडेंस वो है जो रियल एक्सपीरियंस, रियल लर्निंग और रियल सेल्फ अवेयरनेस पर बेस्ड होता है। जेन्युइनली कॉन्फिडेंट लोग अपनी स्ट्रेंथ्स जानते हैं, अपनी वीकनेसेस भी जानते हैं और फिर भी खुद पर भरोसा करते हैं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए 4 स्टेप्स बताते हैं। पहला स्टेप, स्मॉल विन से शुरू करो। कॉन्फिडेंस बड़े बड़े सक्सेसेस से नहीं, छोटी छोटी विन से बिल्ड होता है। तो पहले छोटे रिलेटिवली इजी डिसीजंस लो, उन्हें एग्जीक्यूट करो और देखो कि वो कैसे सही साबित हुए। हर बार जब आप एक डिसीजन लेते हैं और वो सही निकलता है तो आपके दिमाग में एक पॉजिटिव फीडबैक लूप क्रिएट होता है। मैंने डिसाइड किया और वो सही रहा, मैं अच्छे डिसीजंस ले सकता हूं। ये लूप धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। दूसरा स्टेप, अपनी पास्ट सक्सेसेस को डॉक्यूमेंट करो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं हमारा दिमाग नेचुरली नेगेटिव चीजों को ज्यादा याद रखता है। हम अपनी एक गलती को 100 बार याद करेंगे लेकिन अपनी 10 सफलताओं को भूल जाएंगे। इसलिए एक डिसीजन विक्ट्री लॉग मेंटेन करो। एक सिंपल नोटबुक या डिजिटल डॉक्यूमेंट रखो जिसमें तुम अपने हर सक्सेसफुल डिसीजन को नोट करो, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। आज मैंने वाइजली डिसाइड किया कि मैं वो मीटिंग अटेंड नहीं करूंगा जो अननेसेसरी थी। आज मैंने एक डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन करने का डिसीजन लिया और वो बहुत अच्छा गया। जब कभी तुम्हारी कॉन्फिडेंस लो हो या तुम्हें लगे कि तुम अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते तो इस लॉग को पढ़ लो। ये तुम्हें कॉन्क्रीट एविडेंस देगा कि तुम केपेबल हो। तीसरा स्टेप, फीडबैक लो लेकिन सही लोगों से। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं फीडबैक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का एक पावरफुल टूल है, लेकिन सिर्फ तब जब वो सही लोगों से आए। हर किसी की फीडबैक मत लो। ऐसे लोगों से फीडबैक लो जो 1 तुम्हारी सिचुएशन समझते हो, 2 तुम्हारी भलाई चाहते हो, 3 ईमानदार हो। और फीडबैक लेते वक्त डिफेंसिव मत हो जाओ। फीडबैक को एक गिफ्ट की तरह लो, उसमें से जो यूजफुल हो ले लो और बाकी छोड़ दो। चौथा स्टेप, खुद से बात करने का तरीका बदलो। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं हम सब के अंदर एक इनर वॉइस होती है जो लगातार चलती रहती है और ज्यादातर लोगों की इनर वॉइस बहुत क्रिटिकल होती है। तू ये नहीं कर सकता, तुझसे गलती हो गई, तू बेवकूफ है। ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपकी कॉन्फिडेंस को अंदर ही अंदर खत्म कर देता है। तो कॉन्शियसली अपनी सेल्फ टॉक को बदलो। जब भी तुम्हारी इनर वॉइस कुछ नेगेटिव कहे तो उसे चैलेंज करो। क्या ये सच में सच है? क्या मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया? और फिर उसे एक पॉजिटिव एनकरेजिंग स्टेटमेंट से रिप्लेस करो। मैंने पहले भी मुश्किल डिसीजंस लिए हैं और इस बार भी ले सकता हूं। ब्रेन बूस्ट रीडिंग इस चैप्टर का अंत एक पावरफुल मैसेज के साथ करते हैं। कॉन्फिडेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डाउट, इट्स द डिसीजन टू ट्रस्ट योरसेल्फ डिस्पाइट द डाउट। कॉन्फिडेंस डाउट की एब्सेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस डाउट के बावजूद खुद पर भरोसा करने का डिसीजन है। दोस्तों याद रखो, हर बार जब तुम एक डिसीजन लेते हो, चाहे वो सही जाए या गलत, तुम अपनी डिसीजन मेकिंग मसल को एक्सरसाइज कर रहे हो। और जैसे जिम में मसल्स बिल्ड होती हैं, वैसे ही तुम्हारी डिसीजन मेकिंग कॉन्फिडेंस भी। एक रेप, एक सेट, एक डिसीजन एट अ टाइम। चैप्टर 18 समापन। आज से मास्टर डिसीजन मेकर बनो। दोस्तों, हम इस अद्भुत और ट्रांसफॉर्मेटिव सफर के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। पिछले 17 चैप्टर्स में हमने ब्रेन बूस्ट रीडिंग की मास्टर योर डिसीजन मेकिंग के साथ अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को समझने, एनालाइज करने और इंप्रूव करने का एक कंप्लीट जर्नी पूरा किया है। हमने सीखा कि हमारी जिंदगी हमारे डिसीजंस का सम टोटल है। हर चॉइस, बड़ी या छोटी, हमें आज की जगह पर लेकर आई है। हमने समझा कि हमारा दिमाग 2 सिस्टम्स, सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के जरिए डिसीजंस लेता है और ये जानना कि कब कौन सा सिस्टम यूज करना है, यही असली कला है। हमने देखा कि कैसे कॉग्निटिव बायसेस, कन्फर्मेशन बायस, एंकरिंग बायस, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक और बाकी चुपके से हमारे डिसीजंस को हाईजैक कर लेते हैं। हमने ओवरथिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस के जाल को पहचाना और उससे बाहर निकलने के उपाय सीखे। हमने एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क, द डिसाइड मॉडल सीखा, जिसे किसी भी डिसीजन पर अप्लाई किया जा सकता है। हमने इंट्यूशन और लॉजिक के बीच बैलेंस बनाना सीखा। हमने इमोशंस को मैनेज करना सीखा ताकि वो हमारे डिसीजंस को कंट्रोल न करें। हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग की लिमिट समझी और 10-10-10 रूल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेना सीखा। हमने रिस्क असेसमेंट, रिवर्सिबल डिसीजंस, डिसीजन फटीग, वैल्यूज बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ग्रुप डिसीजंस, रिग्रेट हैंडलिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पाने के तरीके सीखे। और हमने सीखा कि आखिर में सबसे जरूरी चीज है खुद पर भरोसा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, नाउ व्हाट? अब आगे क्या? ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं नॉलेज विदाउट एक्शन इज लाइक अ कार विदाउट फ्यूल, इट लुक्स गुड बट इट वोंट टेक यू एनीवेयर। बिना एक्शन के ज्ञान बिना फ्यूल की कार की तरह है, देखने में अच्छी लगती है लेकिन आपको कहीं लेकर नहीं जाती।
तो अब वक्त है इस नॉलेज को एक्शन में बदलने का। ब्रेन बूस्ट रीडिंग रीडर्स को एक 7-डे डिसीजन मास्टरी चैलेंज देते हैं। ये चैलेंज आपको थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाएगा। डे 1, डिफाइन एंड डिसाइड। आज एक ऐसा डिसीजन चुनो जिसे तुम टाल रहे थे। उसे क्लियरली डिफाइन करो, एक सेंटेंस में लिखो और फिर डिसाइड फ्रेमवर्क का स्टेप 1 से 5 तक फॉलो करो और एक डिसीजन ले लो आज ही। डे 2, बायस चेक। आज जो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लो उससे पहले रुको और खुद से पूछो कि क्या मैं किसी कॉग्निटिव बायस के प्रभाव में तो नहीं हूं। कंफर्मेशन बायस, एंकरिंग, ओवर कॉन्फिडेंस। जो भी बायस आइडेंटिफाई करो उसे कॉन्शियसली काउंटर करो। डे 3, वैल्यूज अलाइनमेंट। आज अपनी टॉप 5 कोर वैल्यूज लिखो अगर पहले से नहीं की है, और फिर एक डिसीजन लो जो पूरी तरह से उन वैल्यूज के साथ अलाइंड हो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। डे 4, 10-10-10 एप्लीकेशन। आज एक ऐसा डिसीजन लो जो शॉर्ट टर्म में अनकंफर्टेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल है। 10-10-10 रूल अप्लाई करो, 10 मिनट, 10 महीने, 10 साल, और फिर वो डिसीजन लो। डे 5, बीट डिसीजन फटीग। आज अपने सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस सुबह 11 बजे से पहले ले लो। शाम को कोई मेजर डिसीजन मत लो और देखो कि तुम्हारी डिसीजन क्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है। डे 6, स्मॉल बेट। आज एक ऐसी चीज करो जिसे तुम रिस्की समझकर टाल रहे थे, लेकिन एक स्मॉल रिवर्सिबल वर्जन में। एक ईमेल भेजो, एक कॉल करो, एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करो, एक एक्सपेरिमेंट चलाओ। रिस्क को मिनिमाइज करो लेकिन एक्शन जरूर लो। डे 7, रिफ्लेक्ट एंड सेलिब्रेट। आज पूरे हफ्ते के अपने डिसीजंस को रिव्यू करो। तुमने क्या सीखा, क्या इंप्रूव हुआ। अपनी डिसीजन विक्ट्री लॉग में इस हफ्ते की विन्स लिखो और खुद को सेलिब्रेट करो। तुमने इस हफ्ते कॉन्शियसली, थॉटफुली डिसीजंस लिए। ब्रेन बूस्ट रीडिंग कहते हैं, यू डोंट बिकम अ मास्टर डिसीजन मेकर बाय रीडिंग अ बुक, यू बिकम वन बाय मेकिंग डिसीजंस, हंड्रेड्स ऑफ देम, थाउजेंड्स ऑफ देम, एंड लर्निंग फ्रॉम ईच वन। आप एक किताब पढ़कर मास्टर डिसीजन मेकर नहीं बन जाते, आप मास्टर बनते हैं डिसीजंस लेकर, सैकड़ों, हजारों डिसीजंस, और हर एक से सीख कर। तो दोस्तों, स्टोरीज ऑफ जिंदगी पर हमारा ये सफर यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका सफर एक मास्टर डिसीजन मेकर बनने का अभी शुरू हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये सफर आपके लिए उतना ही वैल्यूबल रहा जितना हमारे लिए इसे आप तक लाना। अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके किसी अपने के काम आ सकती हैं, तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप अभी तक स्टोरीज ऑफ जिंदगी के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो नीचे जाकर वो लाल बटन दबा दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली हर लाइफ चेंजिंग किताब की समरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जरूर बताएं इस पूरे सफर में आपको सबसे ज्यादा क्या छू गया और आप आज से अपनी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने के लिए कौन सा एक कदम उठाने वाले हैं। आखिर में ब्रेन बूस्ट रीडिंग के ही शब्दों में, Your life is the sum of your decisions. Every choice you make is a brick in the building of your future. Make each brick count. Make each decision worthy of the life you want to live. तो दोस्तों, अपने डिसीजंस को काउंट करो, हर चॉइस को वर्दी बनाओ उस जिंदगी के जो तुम जीना चाहते हो। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आपके डिसीजंस ही आपकी डेस्टिनी है।